नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सब। बीपीएससी 143 में हम आज यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो जिन्होंने यूनिट नंबर 1 नहीं देखा है वो देख लेना प्लेलिस्ट में जा कर के, और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यूनिट नंबर 2 का नाम है विश्लेषण के दृष्टिकोण। देखो, विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी भी राज्य में जब राजनीति की अपन मूल्यांकन करते हैं, जांच परख करते हैं, और दृष्टिकोण का मतलब होता है तरीका। तो परिचय देखते हैं दोस्तों। राजनीति का अध्ययन करते समय हम कई संस्थाओं संगठन प्रक्रियाओं मुद्दों का अध्ययन करते हैं। राजनीति को समझने वाले तरीकों को ही हम दृष्टिकोण कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी कि किसी भी देश की राजनीति पॉलिटिक्स समझनी है तो आपको तरीकों की आवश्यकता होती है। अब उन्हीं तरीकों को अपन यहाँ पे दृष्टिकोण कह रहे हैं। तो पहला दृष्टिकोण है जो आपकी किताब में दे रखा है, व्यवस्थित दृष्टिकोण। दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं अपन। शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण। शास्त्रीय का मतलब होता है क्लासिकल, है ना, पुराना वाला मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और ये दूसरा टाइप है नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण, नया वाला। तीसरा नज़रिया या फिर दृष्टिकोण कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं, उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। फोर्थ है संघ निर्माण दृष्टिकोण। फिफ्थ सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण। और अंत में है चुनाव का अध्ययन करने के लिए दृष्टिकोण। तो दोस्तों बारी बारी से हम पढ़ते हैं और यहाँ से ज़रूर सवाल आता है आपके एग्ज़ाम में। पहला तरीका या फिर दृष्टिकोण पढ़ते हैं, व्यवस्थित दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण का विकास अमेरिका में हुआ। इसका प्रयोग उन देशों की राजनीति को समझने में किया गया जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो चुके हैं। मतलब कि ऐसे देश जो कभी गुलाम रहे थे लेकिन अब आज़ाद हो चुके हैं। तो वहाँ पर पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है वो समझने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण को बनाया गया। 1960 ईस्वी में जी आलमंड एवं जे कोलमैन ने इस दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाया। इनके अनुसार राजनीति में राजनीतिक संस्थाएं, संरचनाएं, प्रक्रियाएं एक प्रकार की व्यवस्था में शामिल होती हैं जो संवाद, तालमेल के माध्यम से संतुलन बनाए रखती है। राजनीतिक व्यवस्था लचीली होती है, यानी कि उसमें बदलाव हो सकता है, परंतु यह कभी टूटती नहीं है। भारत की राजनीति समझने हेतु रजनी कोठारी, ये इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में राजनीति, ये किताब इन्होंने लिखी है रजनी कोठारी जी ने, में इसी दृष्टिकोण का उपयोग किया है। इसका उपयोग एक या एक से अधिक राज्यों की राजनीति में समझने को किया जाता है। इसमें राजनीतिक दलों दल के भीतर मतभेद, यानी कि मनमुटाव हो जाते हैं पार्टियों के बीच, जाति, धर्म, भाषा, नेतृत्व, चुनाव, दबाव समूहों, राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। मायरन विनर ने अपनी किताब स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में इस दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश, शहरी ग्रामीण विभाजन एवं दलों के भीतर गुटबाजी, नेतृत्व का तरीका, सार्वजनिक नीति, सरकार का मूल्यांकन, राज्य सरकारों का प्रदर्शन समझाया है। इसी तरह इकबाल नारायण जी ने भी व्यवस्थित दृष्टिकोण की सहायता से राज्यों की राजनीति, इतिहास, किसी भी पार्टी का अपना इतिहास होता है वो समझाया व्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से, जातिगत एवं धार्मिक संगठनों का गठन, आर्थिक विकास, राज्यों में शिक्षा आदि पहलुओं को समझाया है। अब दोस्तों राजनीति विज्ञान में समय के हिसाब से सिद्धांत, दृष्टिकोण आते रहते हैं नए नए। वो क्यों आते हैं? क्योंकि पुराने वाले दृष्टिकोण में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तभी तो हम अलग अलग दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है, राजनीति को समझने के लिए। तो व्यवस्था दृष्टिकोण में कमी क्या है? यह दृष्टिकोण राजनीति में वर्ग की भूमिका को अनदेखा करता है। अब एक राज्य के अंदर, एक देश के अंदर काफ़ी वर्ग होते हैं, जैसे पूंजीपतियों का वर्ग, तो इन सब की क्या योगदान है, क्या भूमिका है राजनीति में, उसको अनदेखा कर देता है। यह देश की आंतरिक राजनीति में बाहरी ताकतों के प्रभाव को नहीं बताता। जैसे कि भारत की राजनीति में जो अनेक देश है, जैसे कि अमेरिका और चाइना जैसे अनेक बाहरी ताकतों का क्या प्रभाव है भारत की राजनीति में, तो यह दृष्टिकोण उन बातों को नहीं समझा पाता। तो यही कमी है इसकी।
दोस्तों दूसरा दृष्टिकोण पढ़ते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसमें राजनीति का विश्लेषण वर्गीय संबंधों तथा उत्पादन की शक्तियों के आधार पर किया जाता है। अब देखो, कार्ल मार्क्स जर्मनी के विद्वान थे। उन्होंने बताया कि किसी भी समय काल में किसी एक समाज में दो वर्ग रहते हैं, है ना। एक वर्ग के पास में उत्पादन के संसाधन रहते हैं, जैसे कि पूंजीपतियों के पास में कारखाने फैक्ट्री रहते हैं, और उनमें काम करने वाला जो वर्ग होता है, ठीक है, जिसे अपन सर्वहारा भी वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में संघर्ष होता है एक समय में अपने अधिकारों को लेकर के, ठीक है। तो पूंजीपतियों को ध्यान रखना, पूंजीपतियों का वर्ग बुर्जुआ वर्ग कहलाता है, बुर्जुआ वर्ग, और मजदूरों किसानों का वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग कहलाता है। राजनीतिक संस्थाएं व राज्य समाज में सिर्फ उच्च वर्गों के हितों को पूरा करती है, यानी कि दोस्तों जो पूंजीपति लोग हैं वो राज्य को एक साधन या टूल समझते हैं, और उसके माध्यम से वो किसानों श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो राज्य किसके लिए काम करता है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार सिर्फ अमीर लोगों के लिए। विकसित देश विकासशील देशों व अल्प विकसित देशों की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की सहायता से, जैसे ये जो बड़े बड़े अमीर देश हैं, ये IMF विश्व बैंक की सहायता से गरीब देशों की राजनीति को प्रभावित करते हैं। वर्ग भूमिका के आधार पर इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण के दो टाइप होते हैं। पहला है शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण। शास्त्रीय मतलब अभी बताया है, क्लासिकल या फिर पुराना वाला। तो विद्वान कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंजल्स की किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस दृष्टिकोण को बताया गया है। इसका उपयोग राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को समझने में किया जाता है। चार्ल्स वेटलहैम ने अपनी किताब इंडिया इंडिपेंडेंट एवं अचिर नायक की किताब इंडियाज बुर्जुआ डेमोक्रेसी में भारतीय राजनीति को समझने हेतु इस दृष्टिकोण का इन्होंने उपयोग किया है। जैसे कि भारत के कृषक व श्रमिक संघ आंदोलन को समझने के लिए अचिन वनायक ने शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। अब इसकी मान्यता क्या है इस दृष्टिकोण की, वो पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स राज्य तथा इसकी संस्थाओं को वर्ग उत्पीड़न के एक साधन के रूप में देखते थे, यानी कि राज्य ही कुल मिलाकर के नागरिकों का इनका शोषण ही करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से पूंजीपति वर्ग को फायदा पहुंचाता है, जिससे बच्चों, महिलाओं, मजदूरों एवं किसानों का शोषण होता है। शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण की कमी क्या थी? यह दृष्टिकोण गैर आर्थिक कारकों जैसे कि संस्कृति, राजनीति के विश्लेषण की चेतना का मतलब है यहाँ पे हर व्यक्ति को पता होता है कि किस पार्टी को वोट देना है, वो अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से वोट देता है, ये कहलाती है राजनीति के विश्लेषण की चेतना। और नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता जैसे जो गैर आर्थिक कारक है उनको नहीं समझा पाता है शास्त्रीय दृष्टिकोण, तथा आर्थिक कारकों को अधिक महत्व देता है। नोट, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की राजनीति का निर्धारण शक्तिशाली वर्ग ही करता है, यानी कि किसी भी देश की राजनीति कैसे चलेगी वो वहाँ के अमीर लोग डिसाइड करते हैं। नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये क्या कहता है? इसमें आर्थिक कारकों के साथ साथ संस्कृति, राजनीति के विश्लेषण की चेतना, नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता का भी अध्ययन किया जाता है। हर्बर्ट मार्क्यूज ये नव मार्क्सवादी थे, वह फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान नव मार्क्सवादी थे। इनके अनुसार उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का हक होता है, यानी कि इन्हीं की फैक्ट्रियां और कारखाने होते हैं। यह शक्तिशाली वर्ग राज्य का सहारा लेकर श्रमिकों, जिसे अपन सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, का शोषण करते हैं। वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसे आप MNC कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि 2 या 2 से अधिक देशों में अपना कारोबार करते हैं, जैसे कि गूगल है ना, वो अपनी विचारधारा को संस्कृति विकासशील देशों में फैलाकर अपने उत्पाद बेचकर अत्यधिक मुनाफा कमा रही है। इससे विकासशील राज्यों का शोषण होता है। नव मार्क्सवादियों के अनुसार सामान्य लोगों में स्वयं की चेतना जगाने की क्षमता होती है। इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना की है। अब दोस्तों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है समझ लेते हैं। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि आत्मा की चेतना, दूसरा होता है भौतिक प्रगति जिसमें आप मतलब पैसों की बात करते हैं, आर्थिक शक्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो नव मार्क्सवादी हैं इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना की है, यानी कि ये जो विचारधारा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये क्या मानता है कि आर्थिक कारकों को महत्व ज़्यादा देता है और स्वयं की चेतना जगाने पर कम बल देता है, इसे कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसी सिद्धांत की या विचारधारा की आलोचना की है। अन्य मार्क्सवादी विचारक देख लेते हैं, अल्थ्यूजर, कोलाकोस्की तथा पोलांजा, ये सब नव मार्क्सवादी हैं।
नोट लगा के लिख लेना, यह दृष्टिकोण यानी कि हम नव मार्क्सवादी की बात कर रहे हैं, नए वाले की, 1970 व 1980 के दशक में शुरू हुआ था। क्लियर यहाँ तक? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो एक कमेंट कर सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण, ये तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, किसी भी देश की राजनीति को समझने के लिए काम में लिया जाता है। इस दृष्टिकोण का विकास राजनीति विज्ञान में 20वीं शताब्दी में हुआ। इसे विकसित करने वाले प्रमुख विद्वान थे जैसे कि जीन लियोटार्ड, माइकल फोकाल्ट, जैक्स डेरिडा, जुर्गेन हेबरमास। इनके अनुसार यानी कि इस दृष्टिकोण या तरीके के अनुसार राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक अपने विवेक कोमा बुद्धि कोमा तार्किकता का प्रयोग करके राजनीति की सत्यता के बारे में अपनी सोच विकसित करे। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनी जाए, उसकी क्या सोच है देश की राजनीति के लिए, ठीक है, और अंतिम सत्य तक फिर पहुंचा जाए, ये बताता है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। 20वीं शताब्दी में सामाजिक कोमा आर्थिक कोमा राजनीतिक परिवर्तन हुए तथा भूमंडलीकरण, जिसको आप वैश्वीकरण भी कहते हैं, कोमा लोकतंत्रीकरण, कोमा विकेंद्रीकरण, कोमा जातीय व धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। इस दृष्टिकोण की सहायता से हम सामाजिक आंदोलन, कोमा हिंसा, कोमा जातीय पहचान, कोमा राष्ट्र राज्यों की राजनीति, कोमा पार्टी प्रणाली, कोमा राजनीतिक व जाति व्यवस्था की व्याख्या कर सकते हैं। माइकल फूको, याद रखना स्कॉलर्स के नाम, माइकल फूको ने बताया कि एक विषय को किसी संदर्भ में रखकर ज्ञान शक्ति व विचार विमर्श करके विश्लेषण करके अंतिम सत्य को समझा जा सकता है। दोस्तों ये सिद्धांत बताता है कि मतलब सबकी सोच की रिस्पेक्ट हो, ठीक है, सबकी बात सुनी जाए, एक राज्य में जो नागरिक रहते हैं उनकी सबकी बात सुनी जाए, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सोच होती है, तो किसी एक विषय को किसी कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में रखकर ही अपने बुद्धि और विवेक की सहायता से उसका विश्लेषण करके अंतिम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। आलोचना देख लेते हैं इस दृष्टिकोण की। इस दृष्टिकोण की इस आधार पर कमी या आलोचना की जाती है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक व संस्था की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, ठीक है। तो अंतिम सत्य क्या है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, ठीक है, तो अंतिम सत्य क्या है इस पर पहुंचना कठिन हो जाता है। जैसे एक से अधिक राजनीतिक दलों के बीच एक विषय को लेकर मतभेद हो जाते हैं, सभी दलों के नेता अपनी अपनी सोच को तार्किक बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम सत्य क्या है इस पर पहुंचना थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। नोट्स बनाते रहे दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहें, आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा तो। किसी भी देश की राजनीति को समझने के लिए चौथा तरीका समझते हैं, संघ निर्माण दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का उपयोग स्वायत्त आंदोलनों, यानी कि दोस्तों किसी भी देश में आप देखते होंगे कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो अपनी स्वतंत्रता अधिकारों को बढ़ाने के लिए मांग करते हैं, विद्रोह करते हैं, कई बार हिंसा भी करते हैं, कोमा विद्रोह व अलगाववादी आंदोलनों तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए संघ निर्माण दृष्टिकोण को हम समझते हैं। इस दृष्टिकोण का उपयोग संजीव बरुआ ने अपनी किताब इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ में किया है। इसके अनुसार, इस दृष्टिकोण के अनुसार अनेक बार केंद्र राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, यानी कि अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लो केंद्र सरकार है वो एक राज्य के लिए बहुत सारे पैसे देती है विकास के लिए और दूसरे राज्यों को बहुत कम पैसा देती है, जिससे राज्यों का विकास रुक जाता है तथा उनके बीच असमानताएं बढ़ जाती हैं। अतः केंद्र को संघवाद की अवधारणा मजबूत करते हुए वास्तविक संघीय निर्माण, जिसको अपन इंग्लिश में जेन्युइन फेडरेशन बिल्डिंग कहते हैं, पर ध्यान देना चाहिए जिससे राष्ट्रवाद मजबूत हो सके। देखो संघवाद आपने पहले भी पढ़ा है ना दोस्त। तो संघवाद का क्या मतलब होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियां बटी होती है और दोनों अपने स्तर पर कानून और नियम बना करके देश की व्यवस्था को चलाती है, यह संघवाद कहलाता है, ठीक है, और ये आपसी सहयोग से ही चलता है। अगला दृष्टिकोण पढ़ते हैं, सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण का उपयोग भारत में हुए सांप्रदायिक घटनाओं को समझने में किया जाता है। विद्वान पटनाम ने अपनी किताब मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, सिविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली में अलेक्सी द टोकविले, ये एक विद्वान था अलेक्सी द टोकविले, इसके विचारों को आधार बना करके पटनाम ने भारतीय राज्यों में हुए सांप्रदायिक घटनाएं तथा नागरिक समाज की व्याख्या की है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जिस देश के नागरिकों के बीच विश्वास, सम्मान, सामंजस्यता जैसे मूल्य होते हैं, यानी कि आपसी भाईचारा, प्रेम, सम्मान होता है, वहां नागरिक समाज मजबूत होता है
तथा शांति व सौहार्द बना रहता है, यानी कि वहाँ पे कोई लड़ाई दंगा इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। आशुतोष वार्ष्णे ये भारतीय विद्वान हैं। इन्होंने एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्किम लाइफ हिंदूज एंड मुस्लिम इन इंडिया ये किताब लिखी है। एथनिक का मतलब होता है निर्जातीय, कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है संघर्ष। इस किताब में इस दृष्टिकोण का उपयोग करके आशुतोष जी ने बताया है कि उन भारतीय राज्यों में दंगे तुलनात्मक रूप से कम हुए जिन राज्यों के नागरिकों के बीच सामाजिक संबंध मजबूत थे, भाईचारा ज़्यादा था। आगे चलते हैं। अंतिम दृष्टिकोण किसी भी देश की राजनीति को समझने के लिए चुनाव का अध्ययन करने के लिए दृष्टिकोण, यानी कि अगर किसी देश की राजनीति समझना है तो वहाँ आप ये देखो कि चुनाव किस तरह होते हैं, चुनाव का विश्लेषण करो, चुनाव में मुद्दे क्या होते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र क्या होता है, तो आप उस देश की राजनीति को अच्छे से समझ सकते हो। किसी भी देश में राजनीति को समझने हेतु सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि वहाँ चुनाव किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अस्तित्व हेतु चुनाव अच्छा मापदंड होता है। अब देखो लोकतंत्र कहाँ पे मजबूत पाया जाएगा, जहाँ पर चुनाव है वो पारदर्शी होते हैं, निष्पक्ष तरीके से आयोजित होते हैं। भारत में स्थानीय स्तर व लोकसभा के चुनाव में नेता विपक्ष मुद्दों आदि को लेकर जनता में उत्सुकता बढ़ी है तुलनात्मक रूप से। आज देखते हैं हर कोई मतलब पार्टी की चर्चा कर रहा है कि ये पार्टी इस तरह से काम कर रही है, ये नेता अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम कई बार कमियों को भी देखते हैं। तो आजकल जो जनता है उसमें उत्सुकता बढ़ी है इन चुनाव को लेकर के, चूंकि भारत में चुनाव त्यौहार की तरह होते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति चुनाव के विश्लेषण सरकार व प्रत्याशियों की बात अपने स्तर पे करता है। जिसकी जैसी बुद्धि रहती है वो वैसी ही बात करता है अपने ज्ञान के स्तर पर, लेकिन करता जरूर है। राजनीति को सबका पता रहता है थोड़ा थोड़ा। इस हेतु वर्तमान में अनेक न्यूज एजेंसियां चुनावी विशेषज्ञ जनता को चुनाव में हो रही गतिविधियों से अवगत करवाते रहते हैं कि कौन सी पार्टी आगे चल रही चुनाव में, ठीक है, कौन से नेता कहाँ से जीत रहे हैं। नोट लगा के एक पॉइंट लिखना, विद्वान ब्रास ने भारतीय चुनाव का अध्ययन अपनी किताब द पॉलिटाइजेशन ऑफ पीजेंट्री इन यूपी में किया है। इस दृष्टिकोण का उपयोग जहां उन्होंने आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक आंकड़ों का उपयोग करके चुनाव का विश्लेषण किया है विद्वान ब्रास ने। तो दोस्तों इस तरह से आपकी यूनिट नंबर 2 बीपीएससी 143 में खत्म होती है। मिलते हैं यूनिट नंबर 3 में। आई होप आपको दोस्तों कंटेंट पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो एक बढ़िया सा कमेंट आपको करके जाना ताकि एक मोटिवेशन मिले और इस वीडियोस की रीच ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।